लर्न टुडे फॉर अ बेटर टुमारो विद द टीम लर्निंग कर्व। हेलो एवरीवन, मैं कीर्ति फिर आपके साथ बायो के एकदम फ्रेश टॉपिक को लेकर आई हूँ। आज हम अलग टॉपिक डिस्कस करेंगे, पिछले से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी न्यू है और मज़ा आएगा करने में। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन? इन 4 में से ऐसी कौन सी चीज़ें मतलब जिसके बिना भी सीड जर्मिनेशन हो सकती है? वाटर ज़रूरी है, एयर ज़रूरी है, सनलाइट और सूटेबल टेम्परेचर। तो करेक्ट आंसर क्या है? सनलाइट। मतलब सनलाइट की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, बाकी सबकी वाटर, एयर एंड सूटेबल टेम्परेचर, ये सब ज़रूरी होने चाहिए एक सीड को जर्मिनेट करने के लिए। बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि फोटोप्लास्टिक सीड्स, फोटोप्लास्टिक सीड्स जैसे कि, या कह सकते हो बार्ले के सीड्स या फिर लेटस के सीड। इन सब को सीड जर्मिनेशन के वक्त सनलाइट की प्रेजेंस चाहिए। ठीक, अगर हम बस कॉमन पार्ट पे बात करें कि इतने में से कौन सा ज़रूरी नहीं है, अगर हम एक्सेप्शनल बेसिस पे करें तो बार्ले और लेटस के लिए सनलाइट की भी रिक्वायरमेंट है सीड जर्मिनेशन में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, अ प्लांट विथ कंपाउंड लीव्स इज, हमें बताना है इसमें से ऐसा कौन सा प्लांट है जिसके कंपाउंड लीव्स होते हैं? पपाया, कोकोनट, पीपल या हिबिस्कस। कंपाउंड लीव्स होते क्या हैं? ऐसे लीफ जिनके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और सब क्या होते हैं? डिस्टिंक्ट, कंसिस्ट ऑफ सेवरल एंड मैनी डिस्टिंक्ट पार्ट। उन्हें क्या कहते हैं? लीफलेट्स, बट दे आर जॉइंट टू अ सिंगल स्टेम। Compound leaves consist of several many distinct parts called leaflets and joined to a single stem. उन्हें क्या कहते हैं हम? compound leaves. तो अब बताना है कि ऐसा कौन सा प्लांट है जिसके compound leaves होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज कोकोनट। कोकोनट ही ऐसा प्लांट है जिसके compound leaves होते हैं। सिर्फ यही प्लांट नहीं है, मतलब और भी प्लांट्स है, इन एग्जाम्पल्स में से कोकोनट ऐसा प्लांट है जिसके compound leaves होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, डार्विन फिंचेस रेफर टू अ ग्रुप ऑफ। डार्विन फिंचेस इन 4 ऑप्शंस में से किसके ग्रुप को बिलोंग करता है? मतलब किस ग्रुप को डार्विन फिंचेस कहा जाता है? किसके ग्रुप को? फिशेस, लिजार्ड्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस। करेक्ट आंसर क्या है? बर्ड्स। अराउंड 15 स्पीसीज बर्ड्स की मिलके बनाती है डार्विन फिंचेस, या हम कहें पैसरिन बर्ड्स की। 15 स्पीसीज के अराउंड पैसरिन बर्ड्स की 15 स्पीसीज मिलकर बनाती है डार्विन फिंचेस। अब इसका नाम डार्विन फिंचेस पड़ा क्यों? डार्विन फिंचेस इसलिए पड़ा क्योंकि फर्स्ट टाइम इनको चार्ल्स डार्विन ने कलेक्ट किया था। फर्स्ट टाइम चार्ल्स डार्विन ने इनको कलेक्ट किया था। और फिंचेस इनका नाम क्यों पड़ा? डार्विन तो समझ आ गई, फिंचेस क्यों पड़ा? क्योंकि इनकी में कुछ स्पीसीज फिंचेस की भी थी, जैसे कि स्मॉलेस्ट जो बर्ड थी वो थी वार्बलर फिंच, और जो लार्जेस्ट थी वो कौन सी थी? वेजिटेरियन फिंच। मेन इनमें यही फ़र्क है कि इनके शेप और साइज़ में बहुत डिफरेंस है। इन सब स्पीसीज़ में शेप और साइज़ में बहुत डिफरेंस आ जाता है, इसलिए ये यूनिक होती हैं डार्विन फिंचेस। तो ये देख लीजिए, ये कौन सी थी? स्मॉलेस्ट। इस स्पीसीज़ में ये ध्यान रखिए, ये जो 15 स्पीसीज है डार्विन फिंचेस की, इनमें स्मॉलेस्ट थी वार्बलर फिंच और लार्जेस्ट थी वेजिटेरियन फिंच। टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, विच कंपोनेंट ऑफ लाइट्स आर एब्सॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल? इन 4 में थे वॉयलेट एंड रेड, इंडिगो एंड ऑरेंज, ब्लू एंड रेड, वायलेट एंड येलो। इन चारों में से कौन सा कंपोनेंट ऑफ लाइट है जो सबसे ज़्यादा एब्सॉर्ब करता है क्लोरोफिल? क्लोरोफिल से वेरी मच अवेयर होंगे आप सब लोग। ये क्या है? ग्रीन पिगमेंट,
जो किस में हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में। कैसे हेल्प करता है? एनर्जी एब्जॉर्ब करके। एनर्जी एब्जॉर्ब करके, लाइट मतलब टू एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम लाइट, लाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करके अलाउज प्लांट्स टू एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम लाइट। ठीक, ग्रीन पिगमेंट फोटोसिंथेसिस। और ये सबसे बेस्ट कंपोनेंट, मतलब कौन सा कंपोनेंट बेस्ट है क्लोरोफिल के लिए? तो वो है ब्लू एंड रेड। ब्लू एंड रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, जिंजर इज अ स्टेम एंड नॉट अ रूट बिकॉज। जिंजर एक स्टेम है, रूट नहीं है, क्यों? एक चीज ध्यान रखिए कि जिंजर एक राइजोम है और ये हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग प्लांट है, हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है और इसके स्टेम में नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं, जिसके कारण जिंजर एक स्टेम कहा जाता है, नॉट अ रूट। और कई स्टूडेंट्स को माइंड में आ रहा है इट ग्रोज हॉरिजॉन्टली इन सॉइल भी फिर करेक्ट आंसर है। नहीं, ये क्वेश्चन ही ये है कि क्यों जिंजर एक स्टेम है, रूट नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसका आएगा इट हैज नोड्स एंड इंटरनोड्स। सिक्स्थ क्वेश्चन, कैरेट इज ऑरेंज इन कलर बिकॉज। कैरेट का कलर ऑरेंज क्यों होता है? इट ग्रोज इन सॉइल, it is not exposed to sunlight, it contains carotene, the entire plant is orange in color। काफ़ी सिंपल है, ग्रोज इन सॉइल, हर कोई ग्रो करता है तो फिर सिर्फ इसमें क्या यूनिकनेस हुई? इट इज़ नॉट एक्सपोज टू सनलाइट, कुछ और प्लांट्स भी हैं जो सनलाइट को एक्सपोज नहीं करते बट स्टिल दे आर नॉट ऑरेंज इन कलर। इट कंटेन्स कैरोटीन, देखते हैं, द एंटायर प्लांट इज ऑरेंज इन कलर। मोस्ट कभी आपने ऐसा देखा है कि एंटायर प्लांट इज ऑरेंज इन कलर? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन से ही हमें पता चल गया, अगर नहीं आता तो। इट कंटेन्स कैरोटीन। कैरेट्स हैं उनमें बीटा कैरोटीन होता है, बीटा कैरोटीन। ठीक, जब पर्सन इसे कंज्यूम करता है तो ये ह्यूमन के लीवर में विटामिन ए में मेटाबोलाइज हो जाता है, मतलब विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है, विटामिन ए में कन्वर्ट। हमने देखा ना कि कैरेट एक मेन सोर्स है विटामिन ए का, जिसका अनदर नेम था रेटिनोल और नाइट ब्लाइंडनेस कॉज करता था, है ना। तो जो हम कैरेट्स कहते हैं ना कि कैरेट्स एक मेन सोर्स है, तो विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। और जो कैरेटीन है ना, ये मतलब बॉडी में जाने के बाद, लीवर में, ह्यूमंस के लीवर में जाने के बाद विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। और काफ़ी और फ्रूट्स में भी कैरोटीन ही एक रीज़न है ऑरेंज कलर का, क्योंकि एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन, सुक्रोज कंटेंट इन शुगर कैन डिक्रीजेस। शुगर केन में या कहीं गन्ने में सुक्रोज कंटेंट कब डिक्रीज होता है? इफ़ हाई रेनफॉल अकर्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट, की रेनफॉल ज़्यादा होने लग जाती है और जब प्लांट की ग्रोथ हो रही होती है। इफ़ फ्रॉस्ट अकर्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राइपनिंग, राइपनिंग के टाइम फ्रॉस्ट आती है। इफ़ देयर इज़ फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर कम ज़्यादा होने लग जाता है, मतलब ज़्यादा हाई या ज़्यादा लो उसके अकॉर्डिंग एट द टाइम ऑफ ग्रोथ। या फिर इफ़ देयर इज़ हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राइपनिंग, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राइपनिंग। तो करेक्ट आंसर क्या है? इफ़ फ्रॉस्ट अकर्स ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ राइपनिंग, इफ़ फ्रॉस्ट अकर्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राइपनिंग। शुगर केन को ना काफ़ी ड्राई टेम्परेचर चाहिए होता है, मतलब ड्राई सीज़न हो तब शुगर केन की ग्रोथ अच्छी होती है, या फिर थोड़ा सनी थोड़ा कूल, लेकिन फ्रॉस्ट फ्री सीज़न होना चाहिए, फ्रॉस्ट फ्री। ठीक, इसलिए जब फ्रॉस्ट अकर हो जाती है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राइपनिंग, सुक्रोज कंटेंट शुगर केन में ख़त्म हो जाता है, मतलब कम होने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन, आइज ऑफ पोटैटोज आर यूजफुल फॉर। पोटैटोज़ की आइज या कई ट्यूबर्स की नोड्स वो किसके लिए यूजफुल है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेजिटेबल ऑयल्स आर कन्वर्टेड इनटू सॉलिड फैट बाय। जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं उन्हें घी में किस प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट किया जाता है? हाइड्रोलिसिस, एडिशन ऑफ अगर, ऑक्सीडेशन यूजिंग एयर एंड कैटलिस्ट, या फिर हाइड्रोजनेशन। तो करेक्ट आंसर इज हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन है क्या? ये केमिकल रिएक्शन है।
केमिकल रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन को एक एलिमेंट या फिर कंपाउंड के साथ रिएक्ट किया जाता है। इसमें हाइड्रोजन को एक एलिमेंट या फिर कंपाउंड के साथ रिएक्ट किया जाता है, यूजुअली एक कैटलिस्ट के प्रेजेंट में, एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। ठीक, वेजिटेबल ऑयल्स आर कन्वर्टेड इनटू सॉलिड फैट घी बाय हाइड्रोजनेशन। ये केमिकल रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन को एक एलिमेंट या फिर कंपाउंड के साथ रिएक्ट किया जाता है कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, मैक्सिमम हार्म टू अ ट्री इज कॉज्ड बाय। ट्री को सबसे ज़्यादा हार्म कब पहुंचता है? जब उसकी हाफ ऑफ द लीव्स झड़ जाती हैं या नहीं रहती ट्री पर, या सारी लीव्स ख़त्म हो जाती हैं, या उसकी आधी ब्रांचेस ख़त्म हो जाती हैं, या उसकी बाक लॉस हो जाती है। तो एक चीज़ को कनेक्ट करो, ट्री के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है फूड बनाने के लिए? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस है ना इम्पॉर्टेंट। और फोटोसिंथेसिस शायद पिछले लेक्चर में हमने किया था कि किसके थ्रू कैरी आउट होती है? लीव्स के थ्रू। लीव्स के थ्रू होती है क्योंकि उसमें स्टोमेटल पोज होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज अलाउ करते हैं और वाटर के साथ रिएक्ट करके मतलब ओवरऑल प्रोसीजर क्लोरोफिल से लेकर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज तक सब किस पे डिपेंड है? लीव्स पर। लीव्स पर। अब हाफ लीव्स अगर लॉस हो जाती हैं तो बाकी की हाफ तो अपना प्रोसेस करेंगे, फूड बनाएंगे। कि अगर आपको 100% अगर आप फ्रूट लेते हो तो 50% पे भी आप जीत सकते हो, ये पॉइंट वो है। लेकिन अगर 50% भी वो ना मिले हमको तो ऑब्वियसली पर्सन की डेथ हो जाएगी। तो ऐसे ही सबसे ज़्यादा हार्म अगर सारी लीव्स ख़त्म हो जाएंगी तो होगा। तो करेक्ट आंसर क्या बना 10th का सेकेंड, कि एक ट्री को मैक्सिमम हार्म कब पहुंचता है? जब उसकी सारी लीव्स क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। लीव्स, ऑल द लीव्स आर लॉस्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन, बेकरीज यूज यीस्ट इन ब्रेड मेकिंग बिकॉज इट इज़। बेकरीज वाले हैं जो भी बेकरी वाले हैं वो ब्रेड में यीस्ट डालती हैं। यीस्ट मोस्टली फूड प्रोडक्ट्स में यीस्ट डलता है। अब यीस्ट क्या काम करता है ब्रेड की प्रोसेसिंग में, ब्रेड की मेकिंग में? ब्रेड को हार्ड बना देता है। ये तो स्टार्टिंग में ही एलिमिनेट हो गया, कोई भी हार्ड ब्रेड तो होगी नहीं ना। मेक्स ब्रेड सॉफ्ट एंड स्पंजी, एनहेंसेस द फूड वैल्यू एंड कीप्स द ब्रेड फ्रेश। यीस्ट क्या काम करता है? ये फर्मेंटेशन में हेल्प करता है। फर्मेंट होगा, फर्मेंटेशन से क्या होगा? डो जो है, मतलब ब्रेड का डो है वो होगा राइस, वो राइस होना शुरू होगा। उससे क्या होगा? ब्रेड जो है सॉफ्ट और स्पंजी बनेंगे। जैसे केक्स हो गए ना, केक्स में फर्मेंटेशन होगी तो डो उसका केक का बैटर राइस होगा और वो सॉफ्ट और स्पंजी बनेगा। ऐसे ही ब्रेड्स में यीस्ट डालते हैं ताकि फर्मेंटेशन हो और ब्रेड सॉफ्ट और स्पंज बने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन, इन अनियन फूड इज स्टोर्ड इन। अनियन में फूड कहाँ स्टोर होता है? एरियल स्टेम, रूट, स्केल लीव्स या बड? तो करेक्ट आंसर स्केल लीव्स। अनियन के बेस ऑफ द लीव्स में, लीफ के बेस में फूड स्टोर होता है जिसे क्या कहते हैं? लीफ स्केल्स। लीफ स्केल्स कहते हैं। और एक फूड स्टोरिंग ऑर्गन है अनियन का। अनियन का फूड स्टोरिंग ऑर्गन है। क्यों? बिकॉज ये फूड रिजर्व की तरह करता है। फूड रिजर्व की तरह करता है। जब भी अनियन को रिक्वायरमेंट होती है तब वो फूड की जो कमी होती है फूड रिजर्व से कंप्लीट कर देता है, मतलब नरिशमेंट कर देता है अनियन की जब भी रिक्वायरमेंट होती है। तो लीफ स्केल लीफ के बेस में प्रेजेंट होता है फूड अनियन में लीफ, उसको क्या कहते हैं? लीफ स्केल्स। उसे लीफ स्केल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि एक फूड ऑर्गन है अनियन का
और फूड रिजर्व की तरह एक्ट करता है। जब भी अनियन को रिक्वायरमेंट होती है किसी फूड की वगैरह की, तो जब भी रिक्वायरमेंट होती है तो वो इसे फुलफिल करता है। ठीक, नेक्स्ट 13th क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ प्लांट दैट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ऐसा प्लांट का पार्ट जो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, वो कौन सा है? एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स या कोरोला। सबसे देखिए एंड्रोशियम, गाइनोशियम फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ये दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं एक फ्लावरिंग प्लांट में। कैलिक्स है सेपल, एक फ्लावर का सेपल, और जो कोरोला है वो है पेटल। एक ये सब फ्लावर्स के पार्ट हुए, ठीक, फ्लावरिंग प्लांट के फ्लावर्स। ठीक, अब बताने हैं कि कौन सा पार्ट ऑफ प्लांट के है जो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? सेपल्स या फिर कहीं कैलिक्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 14th क्वेश्चन, द एलिमेंट विच इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट इन लार्ज क्वांटिटी इज। इन 4 में से कौन सा एलिमेंट है जो प्लांट को लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट है? कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस या सल्फर। तो करेक्ट आंसर क्या है? नाइट्रोजन। क्यों रिक्वायरमेंट है? क्योंकि प्लांट को अमाइनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट है, अमाइनो एसिड्स, ताकि वो अमाइनो एसिड्स बना सके। नीड ऑल प्लांट्स नीड नाइट्रोजन टू मेक अमाइनो एसिड्स। ठीक, अब देखिए नाइट्रोजन तो ऐसे ही अवेलेबल नहीं होगा कि लीव से हम कहें फोटोसिंथेसिस के थ्रू। एयर में तो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सबको पता है एयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करता है वैसे वो नाइट्रोजन इनटेक नहीं कर सकता। जो लीफ है नाइट्रोजन नहीं ले सकता एयर में से। तो अब नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगी उसको? ऐसे तो नाइट्रोजन मिलेगी नहीं। 2 वेज हैं इसको नाइट्रोजन गेन करने की। एक तो फार्मर्स जो पेस्टिसाइड्स वगैरह डालते हैं उसमें नाइट्रोजन हो सकता है। एक वो रूट से नाइट्रोजन ऑब्जर्व करते हैं, रूट से नाइट्रोजन ऑब्जर्व करते हैं। कैसे? चाहे वो नाइट्रेट हो चाहे वो अमोनियम आयंस हो, इनकी एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। इससे प्लांट्स को नाइट्रोजन मिल जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द बार्क ऑफ विच प्लांट इज क्यूनिन एक्सट्रैक्टेड। ये जिसने भी मेरी फर्स्ट 2 वीडियोस देखी होंगी उसको श्योरली ये क्वेश्चन आता होगा, क्योंकि उसमें बहुत बार अच्छे से कराया गया था कि क्यूनिन कौन से प्लांट के बार्क से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यूकलिप्टस, सिंचोना, नीम या सिडार। तो करेक्ट आंसर क्या है? सिंचोना। और ये किसकी ट्रीटमेंट में हेल्प करता था? मलेरिया की। और बाकी से रिलेटेड फैक्ट्स आप वीडियो में जाके देख लीजिए, सब उसमें किराए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th क्वेश्चन, क्यूनिन द कॉमनली यूज्ड ड्रग टू ट्रीट मलेरिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ प्लांट, विच पार्ट ऑफ अ प्लांट यील्ड्स द ड्रग। अभी पिछला क्वेश्चन की है और जिसने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया होगा ऑब्वियसली वो इसका आंसर इजीली दे सकेगा। लीव्स, फ्रूट्स, रूट या स्टेम बार्क। तो करेक्ट आंसर क्या है? स्टेम बार्क। कौन सा ट्री था? सिंचोना ट्री। किसके ट्रीटमेंट के लिए था? मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए। और क्या प्रोडक्ट है? क्यूनिन। एंटी फीवर एजेंट में हेल्प करता है। और कब से अराउंड 1600s में तब से ये यूज़ होता आ रहा है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th क्वेश्चन, क्यूस्किटा क्यूस्किटा क्या है? पहले मैं बता दूं, क्यूस्किटा एक ट्री है, ट्री या प्लांट जो भी आप कहना चाहो ये है। अब बताना है क्या है? पार्शियल स्टेम पैरासाइट, कंप्लीट स्टेम पैरासाइट, पार्शियल रूट पैरासाइट या कंप्लीट रूट पैरासाइट। पैरासाइट सबको पता होगा, जो अपना फूड खुद नहीं बनाते और दूसरों पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। तो क्यूस्किटा एक ना ट्री, अलग तरह का ट्री है। आपने कई ट्रीज देखे होंगे जिनके ऊपर ट्रीज होते हैं, मतलब आप कहो कि प्लांट्स उगे होते हैं कौन से कलर के? येलो, ऑरेंज, रेड, इन सब कलर के प्लांट्स होते हैं। उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, इनमें क्लोरोफिल की एब्सेंस होती है। अब सबको पता है कि क्लोरोफिल ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फूड बनाने के लिए। क्लोरोफिल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मेकिंग फूड। तो
अब इनके पास तो क्लोरोफिल है नहीं, तो ये फूड बना नहीं सकते, तो ये डायरेक्टली जिस प्लांट के ऊपर, जो सा भी प्लांट है या ट्री है, उनके ऊपर ये, मतलब आप पिक देख लेना गूगल पर जाकर, आपको सब क्लियर हो जाएगा। जिनके ऊपर भी ये क्लाइंब करते हैं या उनके ऊपर रहते हैं, उनसे डायरेक्टली फूड ले लेते हैं फॉर देयर सर्वाइवल, फूड लेते हैं उनसे डायरेक्टली फॉर देयर सर्वाइवल। और ये जो ट्रीज़ होते हैं जिनके ऊपर वो रहते हैं, ये वाले ट्रीज़ जिनके ऊपर ये क्यूस्किटा रहते हैं, इनको कहा जाता है होस्ट। और जो ये क्यूस्किटा होते हैं इन्हें कहा जाता है पैरासाइट। अब हमारा क्वेश्चन है कि ये क्या है, पार्शियल स्टेम पैरासाइट, कंप्लीट स्टेम पैरासाइट, पार्शियल रूट पैरासाइट या कंप्लीट रूट पैरासाइट। तो करेक्ट आंसर क्या है, कंप्लीट स्टेम पैरासाइट, क्योंकि ये कंप्लीटली रिलायबल है ना स्टेम के थ्रू इन ट्रीज के ऊपर, तो ये कंप्लीट स्टेम पैरासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन, इन कॉलीफ्लावर प्लांट द यूजफुल पार्ट इज, कॉलीफ्लावर या जो गए गोभी हिंदी में, इनमें इन चारों में से कौन सा यूजफुल पार्ट है, अंडरग्राउंड स्टेम, रूट, यंग इन्फ्लोरेसेंस या फिर लीव्स। तो करेक्ट आंसर क्या है, यंग इन्फ्लोरेसेंस। और इसे ये भी देख लीजिए, ये एक एडिबल पार्ट भी है, यह एक एडिबल पार्ट है कॉलीफ्लावर का, ठीक। और ये क्यों यूजफुल है, क्योंकि ये काफ़ी मतलब अनडेवलप्ड फ्लावर्स को मिलाकर, सेंट्रल एक्सिस पर मिलाकर ये यंग फ्लोरेसेंस मेनली बनता है। इट इज़ composed of numerous undeveloped flowers that gather around a central axis। मीन्स ये जो यंग इन्फ्लोरेसेंस है ये काफ़ी सारे अनडेवलप्ड फ्लावर्स को मिलाकर बनता है, जो कि एक सेंट्रल एक्सिस की तरफ ये इकट्ठे कॉम्प्लाई करते हैं, मतलब इकट्ठे जुड़े होते हैं। और ये किस लिए इम्पोर्टेंट है, कॉलीफ्लावर आप सबको पता होगा, कॉलीफ्लावर या फिर ये भी कह सकते हो ब्रोकली, इसकी जगह ब्रोकली भी आ सकता है, पता है ना कॉलीफ्लावर की टाइप ही ब्रोकली है। तो ब्रोकली और कॉलीफ्लावर इसलिए क्यों ग्रो किए जाते हैं, एक तो वो लार्ज साइज़ के होते हैं, एडिबल होते हैं। एडिबल क्यों होते हैं, यंग इन्फ्लोरेसेंस के कारण। तो यही एक रीज़न है कि यूजफुल पार्ट क्या है, यंग इन्फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डू नॉट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, मतलब CO2 की, क्वेश्चन कहना चाहता है कि इनमें से कौन सा एक प्रोसेस है जो CO2 की प्रेजेंस एयर में ज़्यादा इंक्रीज नहीं होने देता। क्योंकि देखो हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं, हम ज़्यादा ऑलमोस्ट बिलियंस ऑफ पीपल हैं अर्थ पर, करेक्ट। अब सब ब्रीथ कर रहे हैं, ठीक, और ब्रीथ कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेंगे, ऑक्सीजन इनटेक करेंगे। अब इन चारों में से ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो इसकी अमाउंट अर्थ पर इंक्रीज़ नहीं होने देता या फिर एयर में इंक्रीज़ नहीं होने देता। ब्रीदिंग नहीं, एक ऑप्शन नहीं है ये। बर्निंग ऑफ पेट्रोल नहीं, इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीज़ होती है, इनटेक नहीं होता। एरोबिक डिके ऑफ वेजिटेशन नहीं, और रहा फोटोसिंथेसिस। तो करेक्ट आंसर क्या है, फोटोसिंथेसिस। क्योंकि सबको पता होगा फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। अच्छा, इसकी रिएक्शन देख लीजिए, वो भी अच्छी इंपॉर्टेंट है। CO2 प्लस वाटर, इंपॉर्टेंट पेपर्स के लिए नहीं, मतलब अच्छी है कि आपको इससे रिलेटेड कुछ आ सकता है मिलता जुलता। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लांट्स ले लेते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, और क्या देते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। और फर्दर ये जो कार्बोहाइड्रेट है किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्टार्च में, ठीक। तो सबसे ज़्यादा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट किस प्रोसेस के कारण डिक्रीज होती है, फोटोसिंथेसिस के कारण, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन, अ मॉलिक्यूल इन प्लांट्स कंपेरेबल टू हीमोग्लोबिन इन एनिमल्स। क्वेश्चन कहना चाहता है कि ऐसा कोई मॉलिक्यूल बताइए इन चारों में से, जो चारों मॉलिक्यूल्स की प्लांट से रिलेटेड है, इनमें से मॉलिक्यूल बताइए जो जैसे हीमोग्लोबिन एनिमल्स में फंक्शन करता है,
वैसे ही ये मॉलिक्यूल भी प्लांट्स में फंक्शन करता है, वैसा ही सेम टू सेम, ऑलमोस्ट सेम, मतलब सेम तो कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन होता है? हीमोग्लोबिन का फंक्शन होता है ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करना, कहाँ पर? रेड ब्लड सेल्स तक, और प्लांट्स तो मोस्टली ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं ना। तो हमें बताना है कि साइटोक्रोम, सेलुलोज या क्लोरोफिल या कैरोटीन, किसका फंक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर है हीमोग्लोबिन का फंक्शन एनिमल्स में? कैरोटीन पिछले वीडियो में किया था, कैरेट्स को ऑरेंज कलर देने के लिए। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है प्लांट्स में। सेलुलोज भी एक प्लांट का पार्ट है। बचा साइटोक्रोम। तो करेक्ट आंसर हो गया साइटोक्रोम। ये क्या करता है? ये एटीपी की जनरेशन करता है थ्रू इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट। एटीपी जनरेट करता है थ्रू वाया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। बाकी आप सबको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल याद रख लीजिए, अ मॉलिक्यूल इन प्लांट्स कंपेरेबल टू हीमोग्लोबिन इन एनिमल्स इज साइटोक्रोम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। 21st क्वेश्चन, क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑटोट्रॉपिक थैलोफाइट्स इज कॉल्ड। बताना इन चारों प्लांट्स में से ऐसा कौन सा क्लोरोफिल है या प्लांट है जो ऑटोट्रॉपिक थैलोफाइट्स, मतलब जिनके थ्रू ऑटोट्रॉपिक थैलोफाइट्स फंक्शन होता है, कह सकते हो। ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं? जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, ऑटोट्रॉपिक वही होते हैं ना, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं उन्हें। और जो इस मोड के थ्रू करते हैं उसे कहते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्रिपेयर देयर ओन फूड, मतलब अपना खुद खाना बनाते हैं। अब हेटेरोट्रॉपिक कौन होते हैं? जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं, स्पेशली प्लांट्स, जैसे हो गए एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, हम खुद हो गए, सब हम प्लांट्स पर ही डिपेंड रहते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए। तो हम हो गए हेटेरोट्राइप्स। और ऑटोट्रॉप्स हो गए जो अपना खुद खाना बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। ठीक। थैलोफाइट्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट्स जिनमें थैलस होता है। द प्लांट्स विच कंसिस्ट ऑफ थैलस, जिनमें थैलस होता है वो होते हैं थैलोफाइट्स। और ऑटोट्रॉपिक हो गए जो अपना फूड खुद बनाते हैं। तो क्या करेक्ट आंसर हुआ इन चारों ऑप्शन में से? एल्गे, लिकन्स, फंगाई या ब्रायोफाइट्स? ये फंगाई है, सॉरी। तो करेक्ट आंसर इज एल्गे। एल्गे ऐसे हैं जो ऑटोट्रॉपिक थैलोफाइट से अपना फूड खुद मतलब बनाते हैं। और एल्गे होते क्या हैं? ग्रीन पैचेस नहीं आ जाते, ग्रीन या स्लाइमी पैचेस पॉन्ड वाटर पे, पॉन्ड्स में या लेक्स में ग्रीन या स्लाइमी पैचेस आ जाते हैं, उन्हें कहते हैं एल्गे। क्यों और ये ग्रीन कलर क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है, इसलिए एल्गे वो हैं जो ऑटोट्रॉपिक थैलोफाइट्स होते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22nd क्वेश्चन, रेस्पिरेशन इज रिगार्डेड एज। रेस्पिरेशन कौन सा प्रोसेस है? सिंथेटिक प्रोसेस, कैटाबॉलिक प्रोसेस, एनाबॉलिक प्रोसेस या फिर रिडक्शन प्रोसेस? पहले तो देखिए सिंथेटिक प्रोसेस क्या होता है। सिंथेटिक प्रोसेस एक केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन, जैसे एक फाइबर बनती है ना, फाइबर बनती है किससे? कॉटन से या कोई भी नेचुरल फाइबर से। किसमें? फैक्ट्री में, क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शंस ही हो रही हैं, सब केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं सब। तो जैसे कोई फैक्ट्री वगैरह में, ये एक अच्छी एग्जांपल है कि आप समझ आ जाएगी कि एक फाइबर बन रही है कॉटन से, नेचुरल फाइबर से। तो ये सब होता है सिंथेटिक प्रोसेस। फिर एक बार अपन कैटाबॉलिक देख लेते हैं, एक मिनट, सॉरी एनाबॉलिक देखते हैं पहले। एनाबॉलिक मेनली होता है कि इंक्रीज करना, बिल्डअप थिंग्स, चाहे वो बॉडी की ग्रोथ है, बॉडी की ग्रोथ, चाहे वो प्लांट्स की ग्रोथ है बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी इसमें इंक्लूड होता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी एनाबॉलिक प्रोसेस में इंक्लूड होता है। या फिर बॉडी ऑर्गन्स को बिल्ड करना या बॉडी को इंक्रीज करना, टिश्यूज बिल्डअप होना, ये सब प्रोसेस किस में आते हैं? एनाबॉलिक प्रोसेस में। या आप सिंपली कहो
तो एनाबॉलिक प्रोसेस क्या है? इट बिल्ड्स अप थिंग्स। कोई भी हो सकती हैं, चाहे ऑर्गन्स है बॉडी के, चाहे वो प्लांट्स है, कुछ भी है तो वो सब होगा एनाबॉलिक प्रोसेस। ठीक। थर्ड इज रिडक्शन प्रोसेस। जिसने थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़ी है उसको तो पता होगा रिडक्शन प्रोसेस के बारे में। जिसने नहीं पढ़ा उनको थोड़ी सिंपल भाषा में बताऊं तो इसमें ऑक्सीजन का लॉस होता है एक रिएक्शन में, एक एटम में, मतलब सॉरी एक रिएक्शन हो रही है उसमें एटम में ऑक्सीजन का लॉस होना, ऑक्सीजन के लॉस होने को कहते हैं एक रिडक्शन प्रोसेस। या फिर सिंपल याद रख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स का गेन होना, इलेक्ट्रॉन्स का गेन होने को कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के गेन होने को भी रिडक्शन प्रोसेस कहते हैं। ये दोनों हमेशा मोस्टली ऑपोजिट चलते हैं कि अगर ऑक्सीजन की लॉस हो रही है तो उसे रिडक्शन प्रोसेस कहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की गेन हो रही है तो उसे रिडक्शन प्रोसेस कहेंगे, और ऑक्सीजन गेन हो रही है और इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं तो उसे ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहेंगे। ये दोनों ना ऑपोजिट चलते हैं। शायद 10th में करा भी होगा आप सबने, लेकिन ये हो गया। ठीक। अब रहता है रेस्पिरेशन की बात। तो रेस्पिरेशन को क्या कहा जाएगा? सिंथेटिक प्रोसेस नहीं है क्योंकि अपनी बॉडी में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही, मतलब रेस्पिरेशन से रिलेटेड कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही। एनाबॉलिक प्रोसेस, इससे कोई हमारा टिश्यू ग्रो नहीं हो रहा है ना, तो ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस भी नहीं है। रिडक्शन प्रोसेस, इसमें ऑक्सीजन का लॉस नहीं हो रहा, हम बल्कि ऑक्सीजन ले रहे हैं। ठीक। तो ये तीनों प्रोसेस नहीं हुए तो बचा कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस, अब कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है? ये ग्लूकोज की ब्रेकडाउन में हेल्प करता है और उसको एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और वो एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है? एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक। सेलुलर रेस्पिरेशन, या कहें इसको रेस्पिरेशन भी या सेलुलर रेस्पिरेशन भी कह सकते हो। सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस बिकॉज इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज टू एनर्जी इट इज एंड इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी। मतलब बॉडी यूज कैसे करती है? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23rd क्वेश्चन, टेबल शुगर इज विच टाइप ऑफ शुगर? टेबल शुगर इन चारों में से किस टाइप की शुगर है? फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, ग्लूकोज या सुक्रोज? तो करेक्ट आंसर इज सुक्रोज। और इसके कभी बार इसको एक और नाम से भी बुलाया जाता है, सैकरोस। ठीक। बस इसे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर इसके वो जाने हैं कि करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं तो ये है, वाइट है, ऑर्डरलेस है, क्रिस्टलाइन पाउडर है, क्रिस्टलाइन पाउडर, ये सब इसके फैक्ट्स है। और स्वीट टेस्ट है, वो तो क्लियरली पॉइंट है कि टेबल शुगर है तो स्वीट होगा टेस्ट में, और मेन इसका फंक्शन फूड में हेल्प करता है, फूड की कुकिंग वगैरह में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24th क्वेश्चन, हाइड्रोपोनिक्स इज अ मेथड ऑफ कल्चर ऑफ प्लांट्स विदाउट यूजिंग। हाइड्रोपोनिक्स होता क्या है? ये प्लांट्स की ग्रोइंग एक मेथड है प्लांट्स को ग्रो करने में। ग्रोइंग प्लांट्स यूजिंग किसकी हेल्प से? मिनरल, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन की हेल्प से प्लांट्स को ग्रो करना। किसकी प्रेजेंस? अब सॉल्यूशन है तो इजीली आपको पता चल जाएगा, सॉल्यूशन है तो वाटर तो रिक्वायर्ड होगा ही। इन वाटर बट विदाउट सॉइल, ये एक मेथड है। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा सॉइल। और ये मेथड क्यों किया जाता है? ये इसलिए अडॉप्ट किया गया था ताकि पता चल सके कि मिनरल की डेफिशिएंसी का कितना इफेक्ट होता है, अब चाहे प्लांट्स पर, चाहे वो माइक्रोन्यूट्रिएंट है या फिर मैक्रोन्यूट्रिएंट है।
ठीक, मिनरल की डेफिशिएंसी, ये आप सिंपल कह लो, मिनरल की डेफिशिएंसी को स्टडी करने के लिए ये मेथड यूज़ किया जाता है। तो क्लियर हो गया ना। ये भी एक क्वेश्चन आपको आ सकता है कि किसकी प्रेजेंस में ये वर्क होता है, हाइड्रोपोनिक्स मेथड। तो हमारा आंसर होगा वाटर। हमारा आंसर क्या होगा? वाटर प्रेजेंस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, 25th क्वेश्चन। द नॉन ग्रीन हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स ऑफ प्लांट किंगडम आर। हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स सबको पता है नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, या हेटेरोट्रॉप्स की बात करें पहले, हेटेरोट्रॉप्स अभी वीडियो के पहले ही किया है, वो होते हैं विच डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। मतलब वो एक तरह से दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर कहें, या मतलब ऑटोट्रॉप्स पर कहें, रिलाई करते हैं, ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंड रहते हैं। ठीक, ऑटोट्रॉपिक वो हो गए मतलब जो खुद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं जैसे प्लांट्स, और हेटेरोट्रॉप हो गए जैसे एनिमल्स, ह्यूमंस। ठीक, अब हमें बताना है कि ऐसे नॉन ग्रीन प्लांट्स जो हेटेरोट्रॉप्स हैं और प्लांट किंगडम को बिलोंग करते हैं, मॉजेस, फर्न्स, एल्गे और फंगाई में से ऐसा कौन सा है जो नॉन ग्रीन है, जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता, ऑटोमेटिकली प्लांट्स वगैरह पे ही डिपेंड रहता है। तो करेक्ट आंसर क्या है? फंगाई। अब कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि एक फंगाई तो एक इंसेक्ट मतलब एनिमल है, ये एनिमल की फॉर्म में हम इसे कंसीडर कर लेते हैं, एक्चुअल में ये प्लांट है, लेकिन ये नॉन ग्रीन प्लांट है और ये हेटेरोट्रॉप है, इसलिए हम इसे एनिमल कंसीडर कर लेते हैं। ठीक, होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियोस और अच्छे से अच्छा कंटेंट ला सकें। थैंक्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।